12वीं क्लास में आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फ्लो ऑफ एसी थ्रू अ कैपेसिटर देखेंगे। पिछली क्लास में फ्लो ऑफ एसी थ्रू अ रजिस्टर देखे थे। आइए शुरू करते हैं। फ्लो ऑफ एसी थ्रू अ कैपेसिटर। एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है जिसका ई नॉट साइन ओमेगा टी। एक एसी सोर्स है जिसका ईएमएफ है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है। मान लीजिए कि जब एसी फ्लो करना शुरू किया तो किसी समय में इस पर चार्ज क्यू है और इसमें करंट आई। तो यूजिंग Kirchhoff's Rule law हम यहाँ लिखेंगे dq by dt। हम यहाँ से चल रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस q इक्वल टू सी भी, यहाँ पर q इक्वल टू सी भी इक्वल टू q by c है। q by c इक्वल टू EMF E या q इक्वल टू C इंटू ई। और हम जानते हैं बट I इक्वल टू होता है dq बाई dt। इसीलिए करंट जो होगा इस सर्किट में C और E का मान डाल देगा E नॉट साइन ओमेगा टी। इसलिए करंट I इक्वल टू dq बाई dt। अब यहाँ देखिए C E नॉट और साइन का डिफरेंशिएशन का कॉस ओमेगा टी और टी के मल्टीप्लाई में ओमेगा हम डिफरेंस करें, यहाँ ओमेगा आ जाए यानी C E नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यानी हमारा करंट I इक्वल टू आ गया। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ओमेगा C E नॉट कॉस ओमेगा टी, ये हमारा करंट है। अब देखिए यहां से पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा। पीक पैसे से पहले तो ये बता दें कि इसको अगर हम थोड़ा सा साइन के फॉर्मेट में लिखे तो कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा सी ई नॉट साइन ओमेगा टी अब प्लस पाई बाई टू। यहाँ ध्यान दीजिए तो हमारा जो ईएमएफ है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी और हमारा जो करंट है वो ओमेगा सी ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वाई बाई टू। हम देख रहे हैं कि इसका फेज ओमेगा टी है, इसका ईएमएफ का, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस वाई बाई टू। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब एसी फ्लो करता है किसी कैपेसिटर से तो करंट का फेज ईएमएफ यानी वोल्टेज के फेज से पाई बाई टू से ज्यादा है। देखिए करंट का जो फेज है ये वोल्टेज के फेज जो ओमेगा टी है उससे कितना ज्यादा है, मल्टीप्लाई से कितना अधिक है, पाई बाई टू अधिक है। व्हेन एसी फ्लोज थ्रू अ कैपेसिटर then phase of current leads with phase of voltage by pi by 2। यानी जब एसी पास करता है किसी कैपेसिटर से तो फेज ऑफ करंट यानी करंट का फेज आगे, लीड्स मतलब आगे होना, लीड्स मतलब आगे होना, आगे होना
आगे होता है वोल्टेज या फेज से, कितना से पाई बाई 2 से। देखिए ये वोल्टेज या फेज है ओमेगा टी और ये करंट या फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 से आगे। और आगे बढ़िए, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना है, ये हमारा करंट का एक्सप्रेशन है। पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट बराबर है हमारा ओमेगा सी ई नॉट और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है एंड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ये हमारा है ई नॉट। देयरफॉर इफेक्टिव रेसिस्टेंस बराबर होता है, आप तो जानते हैं V इक्वल टू आई या आर इक्वल टू वी बाई आई, यानी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय पीक वैल्यू ऑफ करंट। निकाल लेता हूं इफेक्टिव, तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इसी इफेक्टिव रिएक्टेंस को हम XC लेते हैं। अभी हमारा XC इक्वल टू हो गया पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज यानी ई नॉट और पीक वैल्यू ऑफ करंट ओमेगा सी ई नॉट सी नॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी XC इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। यानी यहाँ पर स्पष्ट है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर भी कहते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए capacitor is also called reactance of capacitor and it is denoted by Xc. Therefore Xc equal हो गया 1 by omega c। आप देख रहे हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, ओमेगा पर निर्भर करता है। ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। हियर रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। इसका मतलब अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाला एसी के लिए रिएक्टेंस कहिए या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहिए, इस Xc का मान कम होगा और जिस एसी का फ्रीक्वेंसी कम होगा यानी ओमेगा का मान कम होगा उसके लिए Xc का मान ज्यादा होगा। यानी कैपेसिटर से अगर एसी पास करेगा तो यह हाई फ्रीक्वेंसी वाला एसी को तो पास करना देगा, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी वाला को नहीं पास करने देगा, उसके लिए अधिक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मेरे पास जगह नहीं है, फिर आपको बताते हैं। तो अभी आपने देखा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर Xc जो था हमारा वो Xc बराबर है 1 बाई ओमेगा सी और यह फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, ओमेगा पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब हो गया कि हाई फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा का मान इसका ज्यादा हो, हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के द्वारा कम ऑफर किया जाएगा। यानी एक कैपेसिटर offers low resistance for high frequency AC and high resistance for low frequency
ध्यान रखिएगा, ये भेदभाव करता है, इसका एक जैसा व्यवहार नहीं है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाला एसी मिला तो उसको पास करने देगा आसानी से, क्योंकि उसके लिए एक्सी का मान, रिएक्टेंस का मान या इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है। जबकि लो फ्रीक्वेंसी वाले के लिए एक्सी का मान हाई हो जाता है, यानी कम फ्रीक्वेंसी वाले के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ओके, अभी मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं पहले। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, फाइंड द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर का रिएक्टेंस निकालना है और उस कैपेसिटर कैपेसिटेंस 200 माइक्रोफैराड है। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए में 10 हर्ट्ज एसी सोर्स। एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, लो फ्रीक्वेंसी है। दूसरे केस में, बी केस में 50 हर्ट्ज है और तीसरे केस में 500 हर्ट्ज है। अभी आप देखिए इसको, ठीक है, हम जानते हैं कि रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर XC इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। यहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको थोड़ा सा तोड़ देगा हम, तो हम इसको लिख सकते हैं X इक्वल टू 1 बाई, इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में तोड़ दे 2 पाई न्यू इंटू सी। अब हम इसका मान डाल दें 1 बाई 2 पाई का मान हम डाल दें 3.14 और ये न्यू फ्रीक्वेंसी है हमारा। अभी हम अगर ए नंबर बना रहे हैं, ए नंबर मैं कर देता हूँ, अगर हम ए नंबर बना रहे हैं तो ए नंबर के लिए फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो हमारा जो रिएक्टेंस होगा 1 बाई 2 पाई, पाई का मान हम डाल दें 3.14 इंटू न्यू का मान 10 हर्ट्ज और कैपेसिटेंस जो हमारा है इसका मान वो अगर हम डाल दें तो है 200 माइक्रो, मतलब 10 पर माइनस 6। ये कितना हो जाएगा? 10 पर प्लस 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा? 6.28 इंटू 2000, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, होगा 1000 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उतना ओम। ये रेजिस्टेंस का यूनिट हुआ, तो से इफेक्ट रिएक्टेंस हो तो रेजिस्टेंस ही है, इतना ओम हो गया। इसी प्रकार से आप सिमिलरली पुट बी नंबर में पुट करिए, फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज एंड सी में पुट कर दीजिए फ्रीक्वेंसी का मान 500 हर्ट्ज और आप निकाल लीजिए इस प्रकार से रिएक्टर जैसे हम निकाला और निकाला। तो बहुत ही आसान है। हम लोग अब एसी को फ्लो करवाएंगे किसी इंडक्टर से। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने एसी को रजिस्टर से फ्लो करवाया था और देखा था कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में था। फिर हमने एसी को पास करवाया किसी कैपेसिटर से और कैपेसिटर में देखा कि करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 से फेज में आगे था। अब हम इंडक्टर से देख रहे हैं क्या हो रहा है। ओके, पहले मैं बोर्ड साफ करूंगा, आप लोग उसको नोट करिए। अब हम लोग फ्लो ऑफ एसी थ्रू एन इंडक्टर देख रहे हैं। फ्लो ऑफ एसी थ्रू एन इंडक्टर। यहां देखिए एक इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस L है और इसे हम एक एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। ये एसी सोर्स का सिंबल है, ऐसा देखो कि एसी का सिंबल है और इसका ईएमएफ है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। मान लीजिए किसी समय में सर्किट में करंट I, ऐसे लिखते हैं कि एन एसी सोर्स of EMF E equal to E0 sin omega t is connected through an inductor of inductance L using Kirchhoff's law। इंडक्टर में जो
ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हम लोग जानते हैं, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है एल डी आई बाई डी टी। क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी माइनस ई इक्वल टू जी। इसीलिए एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई, और ईएमएफ ई का मान हमारा है एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ईएमएफ हमारा है ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, डी आई इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा ये? डी आई इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। डी आई का इंटीग्रेशन आज हो जाएगा ई नॉट बाई एल, साइन इंटीग्रेशन माइनस यहाँ जाएगा माइनस, और साइन का होता है कॉस ओमेगा टी, और टी के गुना में ओमेगा है तो इंटीग्रेशन में टी के गुना में जो है वो डिवीजन में आ जाता है ओमेगा प्लस, यानी आई इक्वल टू माइनस ई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस। ये हमारा एक करंट का एक्सप्रेशन है। इस पर जरा गौर करें, इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम मान लीजिए हम यहाँ देख रहे हैं, वो नाम देते हैं। अब देखिए चूंकि एसी पास कर रहा है तो एक साइकिल में कॉस ओमेगा टी क्या होता है? जीरो होता है। कॉस ओमेगा टी जीरो होता है, तो एक साइकिल में करंट भी हमारा जीरो होना चाहिए, और करंट जीरो होने से का मान क्या होगा? जीरो। समय के साथ हमारा बदल रहा है ये कॉस वेक्टर, तो आगे बदले, और एक साइकिल में जीरो होगा तो करंट भी जीरो होना चाहिए, इसलिए इसी का मान जीरो होना चाहिए। हम लिखते हैं कि सिंस AC flows through inductor, AC flows through inductor, therefore the value of I must be sinusoidal, जगह नहीं है, must be साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल का मतलब हुआ कि साइन या कॉस का फंक्शन आई जो है वो अवश्य साइन या कॉस का फंक्शन होना चाहिए। एंड ऑल्सो इन वन साइकिल कॉस ओमेगा टी बिकम्स जीरो एंड हेंस करंट also becomes zero. This is possible, यह संभव है। This is possible if C equal to 0। और से पकड़िए, मैं ये कह रहा हूं कि जब AC पास करें इंडक्टर से तो करंट भी साइनसॉइडल साइन या कॉस का फंक्शन होना चाहिए, साइन या कॉस का फंक्शन होना चाहिए। एक तो बहुत पूछ गए हैं, और एक साइकिल में कॉस ओमेगा टी जीरो है तो करंट भी जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो हो जाए, सी जीरो होगा तभी संभव है कि भाई सी जीरो हो जाएगा तो आई इक्वल टू माइनस ई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, यानी कॉस ओमेगा टी टर्म आ जाएगा करंट में, इसका मतलब करंट साइनसॉइडल हो जाएगा। साथ ही एक साइकिल में जब ये जीरो होगा ये भी जीरो हो जाएगा। देयरफॉर करंट क्या होना चाहिए? आई इक्वल टू माइनस ई नॉट ओमेगा एल कॉस। देखिए कौन से समय के साथ करंट बदल रहा है, मैं यानी कॉस वाला टर्म बदल रहा है, करंट भी बदल रहा है, यानी करंट साइनसॉइडल आ गया। एक साइकिल में जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। यह तभी संभव होगा जब सी जीरो था। अब इसको जरा सा मैनेज कर दें, ई नॉट ओमेगा एल और कॉस को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई, ये माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। ये हमारा करंट एक्सप्रेशन। अब गौर से देखिए, ईएमएफ जो हमारा यहाँ ईएमएफ जो है इसमें फेज है ओमेगा टी और इसमें फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब करंट का फेज वोल्टेज के फेज से पाई बाई टू पीछे है, माइनस है।
यानी इंडक्टर से जब एसी फ्लो करता है तो करंट का फेज वोल्टेज के फेज से पावर के पीछे होता है, माइनस होता है। ये याद रखिएगा, हम हर चाहे रेजिस्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, सब में इस बात को बहुत जोर दे रहे हैं। When AC flows through an inductor, then phase of current lags मतलब पीछे होना, lags मतलब पीछे होना lags with phase of voltage by याद रखिएगा, ये आगे काम आने वाला है। मैं हर कुछ में ये जोड़ दे बता रहा हूँ फेज के बारे में। अब यहां देखिए पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या है, ई नॉट है। नाउ पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या है, ई नॉट। ऑल्सो पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या है, ई नॉट बाय ओमेगा। इसीलिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर क्या होगा वो देखिए। देयरफॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर XL, देखिए वहां कैपिटल में XC था, यहां XL है, इक्वल टू क्या हो, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। जगह नहीं है मेरे पास, इतना नोट करिए फिर हम बात करेंगे। तो अभी आपने देखा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर जो है XL, वो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय पीक वैल्यू ऑफ करंट, यानी XL इक्वल टू, अभी आपने देखा था पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या था, ई नॉट था, और पीक वैल्यू ऑफ करंट जो था वो क्या था, ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल था। तो ई नॉट से कट जाएगी, क्या हो जाएगा, ओमेगा, यानी XL इक्वल टू ओमेगा। आप देख रहे हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसी इंडक्टर का ओमेगा है, यानी रिएक्टेंस जो है वो ओमेगा है। यानी हम यहां बोलेंगे रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर और रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर और इफेक्टिव रेसिस्टेंस XL इक्वल टू ओमेगा। ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर वही चीज है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो ओमेगा है। इट इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस, इट इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट and it offers high resistance for high frequency AC and low resistance for low frequency AC। हम इस पर एक उदाहरण देंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल हम लिख लिए हैं, एन इंडक्टर L इक्वल टू 200 मिली हेनरी इज कनेक्टेड
to an AC source of peak EMF 210 volt and frequency 50 Hz. Calculate the peak current. What is the instantaneous voltage of the source when the current is at its peak value? जरा गौर समझिए, आपको दिया गया है सवाल में इंडक्टेंस L दिया है 200 मिली मतलब 10⁻³ हेनरी is connected to an AC source of peak EMF, यानी E नॉट का मान आपको दिया गया है 210 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दिया गया है आपको 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द पीक करंट, यानी आपको I नॉट का मान निकालना है। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू, और एक ईएमएफ भी निकालना है जब करंट पीक वैल्यू पर। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम सबसे पहले ये जानें। तो हम जानते हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस XL जो है वो हमारा ओमेगा इंटू L होता है, XL का मान। तो XL इक्वल टू हमारा ओमेगा इंटू L होता है, और हमें यहां से ओमेगा का मान 2 पाई फ्रीक्वेंसी न्यू I इंटू L होगा। अब 2 पाई का मान 3.14 डाल दीजिए इंटू फ्रीक्वेंसी का मान आप डाल दीजिए 50 इंटू L का मान 200 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 10, तो ये 6.28 इंटू 10 यानी 62.8 ओम हो जाएगा। और आप जानते हैं XL इक्वल टू होता है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो XL का मान आपको दिया हुआ है 62.8 और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज आपको दिया हुआ है 210 और पीक वैल्यू ऑफ करंट आपको I नॉट जानना है। यहाँ से I नॉट इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 62.8 डिवाइड कर दिए, जो आएगा उतना एम्पीयर। ये आपका करंट का पीक वैल्यू निकलता है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है सवाल में व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तत्क्षणिक वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू। तो जब देखिए, जब इंडक्टर में एसी फ्लो करता है तो करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस π/2 का है। तो जब करंट मैक्सिमम होगा तब वोल्टेज 0 होगा। ध्यान दीजिए, और जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट 0 होगा। तो पीक वैल्यू करंट जब इस समय में निकलेगा उसमें वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। लिख देते हैं सिंस फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड voltage is π/2, therefore when current is at its peak value then voltage becomes 0। उसमें वोल्टेज 0 हो जाता है। तो आज यहीं तक इसको नोट कर लीजिए। हम अगले क्लास में बात करेंगे, दो सर्किट को कंबाइन करेंगे, इंपीडेंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, एलसी ऑसिलेशन के बारे में बात करेंगे, एलआर सर्किट के बारे में बात करेंगे, एलसी सर्किट के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद एलसीआर सर्किट और ट्रांसफार्मर। इतना ही चीज देखना है हमें। तो हम अगली क्लास में और बात करेंगे, पहले इसको आप नोट करिए आराम से।